बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज आप सीखेंगे कि फ़िज़िक्स होती क्या है। बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द होने वाले मुख्तलिफ फिनोमेनास को ऑब्ज़र्व करते होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश के फ़ौरन बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान के ऊपर आपको 7 कलर की लाइट नज़र आती है, जिसे आप रेनबो कहते हैं। तो माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये कैसे बन जाती है। बचपन में आपने मैग्नेट्स वगैरह से खेला होगा, अक्सर आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि नॉर्थ के सामने जब साउथ पोल आता है तो बड़े अच्छे से अट्रैक्ट करता है, भागा भागा आता है। लेकिन जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ ले आएँ या साउथ के सामने साउथ ले आएँ तो ये रिपेल करता है, दूर दूर जाता है। तो माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चीज़ें खुद ब खुद ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, इसकी क्या वजह है। बारिश के मौसम में लाइटनिंग कैसे होती है, बादल कैसे गरजते हैं, उसकी क्या वजह है, कैसे होता है ये सब। इतने बड़े बड़े जहाज़ समंदर में खड़े रहते हैं, हम अगर एक छोटी सी पिन भी ड्रॉप करते हैं तो वो उसमें डूब जाती है। आखिर इसकी क्या वजह है। तो बच्चों, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स करती है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स बताएगी कि रेनबो कैसे बनती है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्यों अट्रैक्ट करता है, चीज़ें खुद ब खुद ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, लाइटिंग कैसे होती है, ये इतना बड़ा जहाज़ समंदर में कैसे खड़ा रहता है और आपकी एक छोटी सी पिन समंदर में क्यों डूब जाती है। क्योंकि फ़िज़िक्स इज़ द नॉलेज ऑफ नेचर। फ़िज़िक्स डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स। फ़िज़िक्स बताती है कि आपके आसपास होने वाले जो मुख्तलिफ फिनोमेनाज हैं वो कैसे होते हैं, उसकी क्या वजह है, वो क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। शुरू में इंसानों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ये 18वीं सेंचुरी से पहले की बात है। ठीक है, तो उन्होंने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको ऑब्ज़र्व किया, चीज़ों को देखा, उनके बारे में नॉलेज जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया। और नॉलेज इकट्ठा करते करते उन्होंने पूरा एक सब्जेक्ट की शक्ल दे दी उसको, जिसको हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, हेडिंग भी लगाई है नेचुरल फिलॉसफी की। बिफोर 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। 18th सेंचुरी से पहले इंसानों ने नॉलेज इकट्ठा किया, उसको इकट्ठा करते करते एक सब्जेक्ट की शक्ल दे दी और उस सब्जेक्ट का नाम रखा नेचुरल फिलॉसफी। इस नेचुरल फिलॉसफी में आप क्या स्टडी करते हैं, आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया क्योंकि इंसान का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है। वो देख रहा है ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है। ठीक है, और नॉलेज इकट्ठा करता चला जा रहा है। ये नॉलेज बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया जाए। तो फिर इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं जी फिज़िकल साइंसेस और दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। अब ये जो बायोलॉजिकल साइंसेस है ना, इसके अंदर तमाम जानदार चीज़ों का जो नॉलेज है वो रखा गया। इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, परिंदों के बारे में। ठीक है, उन सब के बारे में जो नॉलेज था वो यहाँ रखा गया बायोलॉजिकल साइंसेस में। ठीक है, और जो बेजान चीज़ें जिनमें जान नहीं होती उन सब का नॉलेज रखा गया फिज़िकल साइंस में। फिर ये बात है 19वीं सेंचुरी की। 19वीं सेंचुरी तक आते आते ये नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी हो गया, तो फिर हमें फर्दर इनको कैटेगराइज करना पड़ा। ठीक है, तो जो फिज़िकल साइंस है इसको फिर 19वीं सेंचुरी के बाद फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, नंबर 1 फिज़िक्स, नंबर 2 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 3 जियोलॉजी, नंबर 4 मेटेरोलॉजी, नंबर 5 केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्योंकि हमारा वास्ता इस वक्त सिर्फ फिज़िक्स से है तो हम फिज़िक्स को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये देख सकते हैं आप। इन 19th सेंचुरी फिजिकल साइंस वाज डिवाइडेड इन 5 डिसिप्लिन्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेटेरोलॉजी। ठीक है, ये 5 हमारे पास कैटेगरीज थी या 5 डिसिप्लिन्स थे। अब हमने इसमें से स्पेसिफिकली बात करनी है फिज़िक्स के ऊपर। फिज़िक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या और फिज़िक्स क्या बताती है हमें। तो याद रखिएगा बच्चों, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, फिज़िक्स क्या पढ़ेंगे फिज़िक्स में आप,
मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और मैटर का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है इसके बारे में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब मैटर क्या होता है पहले थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। बच्चों, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो कोई जगह घेरती हो, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, उसे आप कहेंगे मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा ब्लॉक ले लेता हूँ, जैसे ईंट का, ईंट ले लीजिए, उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा और उसने कुछ जगह भी घेरी है, कुछ वॉल्यूम भी कवर किया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये हमारे पास मैटर है। इसी तरह से जो लिक्विड है वो भी, उनका भी मैस होता है और वो कुछ ना कुछ जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है जी, एक मैटर है। इसी तरह जो गैसेज हैं वो भी मैटर हैं। आपने एक बैलून लिया, उसके अंदर एयर को फिल किया, तो आप देखते हैं कि उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है। वो असल में उसके अंदर मौजूद जो एयर है, जो आप उसके अंदर फिल करते जा रहे हो, वो उस एयर का वॉल्यूम होता है और उसका मैस भी होता है। ठीक है, तो एयर भी हमारे पास क्या है, मैटर है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस कहते हैं। ठीक है, एयर गैस की कैटेगरी में आ जाता है। जो हमारे पास वाटर है या कोई भी चाय है या कोई और चीज़ है इस तरह की जो बह जाती है, जो फ्लो कर जाती है, वो लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ईंट हो गया, कोई ब्लॉक हो गया, जो ठोस चीज़ें होती हैं वो हमारे पास सॉलिड में आ जाती है। ठीक है, जिनकी फिक्स शेप होती है। अब इन सब के बारे में जो नॉलेज है ना, वो हम पढ़ते हैं जी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनका मैस भी होगा और मैस के साथ साथ उन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया होगा, तो वो मैटर है। इसके अलावा जो होगा ना, वो एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, लाइक मेरे अराउंड यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसका मैस भी है, इसने कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस तरफ कुछ एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का मैस भी है, इसने कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या है, ये मैटर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लाइट भी नज़र आ रही है, लाइट का कोई मैस नहीं है, ना ही लाइट ने कोई वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये लाइट जो है ना, ये एनर्जी है। मज़ीद हम एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। समझ गए, काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत है तो हम कहेंगे इसमें एनर्जी है। अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत नहीं है तो हम कहेंगे इसमें एनर्जी नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखो, मेरे पास ये एक बॉल है, यहाँ पर मैंने एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है ये बॉल, ऐसे। ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब इसके अंदर काम करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। एक बॉल आती है यहाँ से मूव करती हुई। ठीक है, ये बॉल मूव करती हुई आ रही है, ये मूविंग बॉल है, ये आके इसको हिट करती है और इसको यहाँ से आगे तक शिफ्ट कर देती है। मतलब इसने वर्क कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया। तो इस बॉडी में एनर्जी है, क्योंकि ये काम करने की सलाहियत रखती है। इसने क्या काम किया, इस बॉडी पर फोर्स लगाई, उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करा दिया, यहाँ से यहाँ तक आगे तक उसने उसको पहुँचा दिया। तो एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। इस बॉडी में एनर्जी नहीं थी क्योंकि ये काम नहीं कर सकती, इस बॉडी में एनर्जी है। तो मूविंग बॉडी के पास एनर्जी थी, इसने काम करके दिखाया, इसको हिट किया और इसको यहाँ से यहाँ तक मुंतकिल कर दिया। तो याद रखिएगा, एनर्जी कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक हो गया। चलिए, अब हमने ये सीख लिया कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। सही है, और फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद फिर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या सीखेंगे हम, इसमें हम ये सीखेंगे कि एक मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये जो आपका एटम बम है ना, एटम बम, इसके अंदर बेसिकली मैटर ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इतनी तबाही मचाता है। बात समझ गए। तो ये एक एग्जाम्पल है मैटर की एनर्जी में कन्वर्जन की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना कि मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन डिस्कस किया जाएगा, तो इंट्रैक्शन ये होता है कि भाई इतने मैस से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एटम बॉम्ब के अंदर बच्चों याद रखना आपने, ऐसा ही होता है, एक मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और बताया जाता है कि अगर इतना मैटर होगा तो उससे इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट किया जाता है।
वो प्रोसेस होता है पेयर प्रोडक्शन का, क्योंकि अभी आप छोटे लेवल पर हैं, आपने ये नहीं पढ़ना, ये आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाके। वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा फिशन रिएक्शन, ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा पेयर प्रोडक्शन, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि हमने फिजिक्स की जब बात करनी है तो ये बताना है, जो भी कोई हमसे पूछेगा फिजिक्स क्या है तो बोलेंगे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स में हम मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या है, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर हम मैटर एनर्जी का आपस में जो ताल्लुक है जो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद होगी बात ये वाली, भूलनी नहीं है आपने। फिजिक्स क्या है, मैटर के बारे में स्टडी, एनर्जी के बारे में स्टडी, मैटर का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है उसको स्टडी, यानी किस तरह मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितने मैटर से कितनी एनर्जी मिलेगी, या कितनी एनर्जी से कितना मैटर बनेगा। ये सब बातें आप डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी में, ठीक है। तो ये बच्चों छोटा सा आसान सा जो है वो तारुफ था इसका फिजिक्स का, ठीक हो गया, ओके जी। अब हमने एक और यहाँ पे हेडिंग लगाई है आपकी बुक के मुताबिक फिजिक्स इन साइंस। अब यहाँ पर पता क्या सीखना है आपने, यहाँ पर आप ये बताएंगे कि ये फिजिक्स जो है वो एक ऐसा फंडामेंटल सब्जेक्ट है कि इसको सीखने के बाद ही आप इस काबिल हो पाएंगे कि आप बाकी सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, अलग सब्जेक्ट है फिजिक्स से, ठीक है। केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फिजिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने बात करनी है एटम की, तो आपको पता होना चाहिए एटम क्या होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आपने डिस्कस करना है वहाँ पर। तो आपको अगर पहले पता होगा ये चीज़ें फिजिक्स में, तभी तो आप केमिस्ट्री को स्टडी कर पाएंगे। अगर आपको एटम का ही पता ना हुआ, आपको जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, इसके बारे में नॉलेज ना हुआ, तो फिर आप केमिस्ट्री को भी पढ़ नहीं पाएंगे। बात समझ गए। तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि भाई फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ के आपको बाकी सब्जेक्ट में उनको समझने में आसानी होगी। जैसे फिजिक्स में एटम को सीखा कि एटम क्या होता है, जितना भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं तो मैटर बनता है, ठीक हो गया। अब एटम की शक्ल थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, वो कुछ इस तरह से होती है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनको, ठीक है। अब सेंटर में जो है इसका ये एक न्यूक्लियस होता है जिसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। बाहर कुछ पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये एटम की स्ट्रक्चर आपको किसने सिखानी है, फिजिक्स ने सिखानी है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये कौन बताएगा आपको, आपको फिजिक्स सिखाएगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको फिजिक्स बताएगी। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिजिक्स बताएगी। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये किसने सिखाया, फिजिक्स ने सिखाया। लेकिन ये सारा नॉलेज इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा फंडामेंटल सब्जेक्ट है कि इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी की बात कर लें, बायोलॉजी के अंदर जब आप जो है वो ब्लड का जो फ्लो है उसको डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने जो फिजिक्स के लॉज हैं उसको इस्तेमाल करना होता है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया, ये देखिए, फिजिक्स इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेस। इन ऑर्डर टू स्टडी द अदर सब्जेक्ट्स वन शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री वन शुड नो अबाउट द एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बता दिया आपको। इसी तरह बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड द ब्लड फ्लो वी यूज फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मूवमेंट। फिजिक्स के जो फ्लूइड मूवमेंट के प्रिंसिपल हैं, जो उसूल हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो अगर आप बात करें इस कोनी की मूवमेंट की, ये किस तरह से मूव करती है, ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है वो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिसकी बेस पे आप इसकी बाजू की मूवमेंट को बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर सकते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो इसलिए हम कहते हैं कि फिजिक्स एक बड़ा ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इसको सीखने के बाद अब बाकी सिर्फ ये दो नहीं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो है वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उनको सीखने में इस फिजिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी बुक में लगी हुई है वो है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत सिंपल और आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपने बताना है बच्चों कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल को, लॉज को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं, ठीक है। आपको अगर आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें तो आपको शायद ही कोई ऐसी चीज़ मिले कि जिसके अंदर फिजिक्स का इस्तेमाल ना हुआ हो। आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, फिजिक्स के उसूलों के ऊपर बना हुआ है,
टीवी देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए, ठीक है, आपके घर पे इंटरनेट लगा हुआ है, आप ऑडियो सॉन्ग सुनने के लिए आप जो है वो MP3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई बहुत सारी ऐसे आपको घर में टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इन अवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर द फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। बड़ी मुश्किल है हमें कोई ऐसा कोई डिवाइस मिल जाए, कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए जहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर, इंटरनेट, रॉकेट, स्पेस शटल, ट्रेन्स, माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये सब की सब आपने बनाई हैं फिजिक्स के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये भी याद रखिएगा कि इस फिजिक्स से हमें कुछ नुकसान भी पहुंचा है, इंसानियत के लिए थोड़ा सा ख़तरा भी है, क्योंकि देखो फिजिक्स का ही इस्तेमाल करते हुए हमने एटम बम भी बनाया, ठीक है। अब एटम बम चाहे हमारे ऊपर चले या किसी हमारे दुश्मन पर चला तो वो इंसान पर ना, ठीक है, जिससे इंसानियत की जो है वो फलाह बहबूद के लिए काम नहीं हुआ, बल्कि उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए काम हुआ। तो जहाँ बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।